जब खानदान के एक फर्द ने सदारती इंतखाब जीता, उसने अपने एक भाई को मुल्क का वजीर आजम बना दिया। दूसरे भाई को कहा कि तुमने वजीर खजाना बनना है, चलो आओ तुम वजीर खजाना बन जाओ। तीसरे को कहा चलो तुम भी एक वजारत ले लो। क्या इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ से असम्बलियाँ तोड़ने का कह सकते हैं? क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है? और आसिफ अली जरदारी साहब क्यों बाजिद हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? शहबाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदाम हैं वो नहीं किए जा रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज बात होगी कि इमरान खान ने 25 मई को एहतजाज की कॉल दी, हुकूमत ने डी चौक सील कर दिया। हुकूमत किस तरह से इंतशार फैलाने की बाकायदा मनसूबाबंदी कर रही है? क्या इमरान खान और उनका काफिला श्रीनगर हाईवे पहुँच पाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि अगर काफिला इस्लामाबाद पहुँच भी गया तो क्या इमरान खान को इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी? इमरान खान पेशावर के अवाम में कैसे घुल मिल गए? लेकिन सबसे पहले चलते हैं एक हुक्मरान ख़ानदान की कहानी की तरफ। आपने कहानी बड़े गौर से सुननी है। अच्छा, आज ये हुक्मरान ख़ानदान की जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी, और बहुत कम कहानियाँ होती हैं जो सच्ची होती हैं। इसने हुकूमत मिलते ही इस ख़ानदान ने तमाम जो अहम आइनी ओहदे थे वो कह लें कि आपस में बाँट लिए, और फिर क्या हुआ? तबाही और बर्बादी की एक ऐसी दास्तान शुरू हो गई जो इस वक्त उरूज पर पहुँच चुकी है। अच्छा, ज़रा सुनिएगा। जब ख़ानदान के एक फ़र्द ने सदारती इंतखाब जीता, उसने अपने एक भाई को मुल्क का वजीर आजम बना दिया। दूसरे भाई को कहा कि तुमने वजीर खजाना बनना है, चलो आओ तुम वजीर खजाना बन जाओ। तीसरे को कहा चलो तुम भी एक वजारत ले लो। अब वजीर आजम ने तख्त पर बैठते ही अपने एक बेटे को कहा तुम भी आ जाओ, काबीना में शामिल हो जाओ। कर लिया शामिल। दूसरे को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पे फाइज कर दिया। एक भतीजा था, उसको कहा आ जाओ जी तुम भी काबीना से बाहर, वजारत तुम्हें बख्श देते हैं। और दूसरे भतीजे को मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब कर लिया। यानी सब ने आपस में सब कुछ बांट लिया। अब एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क का बजट, इस मुल्क में जो बजट का 75% यानी 75% हिस्सा इसी ख़ानदान की वजारतों के कब्ज़े में आ गया। अब एक ख़ानदान की हुक्मरानी के क्या नताइज निकले होंगे, ज़रा सोचिए। हमारे मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल से ये कहानी आप सोच रहे होंगे कि किस कदर मिलती जुलती है, मुमासलत रखती है। अच्छा, ये मुल्क ख़ानदानी सियासत की वजह से कैसे दिवालिया हुआ? डॉलर का जो रेट है वो कहाँ तक पहुँच गया? लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी से क्या क्या नुकसान हुआ? अवाम सड़कों पर आखिर क्यों निकले? और वज़रा खुफिया जगहों पर किस लिए छुपे हुए हैं? सबसे बढ़कर ये कि वज़ीर आज़म को हेलीकॉप्टर पर बैठकर फ़रार होना पड़ा, और फ़रार कोई क्यों होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब जायज़ा लेते हैं कि 2010 से 2016 तक हर साल 6% से ज़्यादा GDP हासिल करने वाले और एमर्जिंग मार्केट के मॉडल करार दिए जाने वाले इस मुल्क पर ख़ानदानी सियासत के आसेब ने किस तरह अपने पर फैलाए, और फ़क्त 2 सालों में ये गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, अशिया ज़रूरिया की कमी का शिकार हो गया। अच्छा, इसका आगाज़ अब ज़रा सुनते जाइएगा। 2019 से हुआ, जब इस मुल्क में सदारती इंतखाब हुए। मकबूल जो लीडर है उसने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से वादा किया कि वो इक़्तिदार में आकर क्या करेगा? टैक्सों में बड़ी कमी कर देगा। अच्छा जी, नवंबर 2019 आता है। फिर उन्होंने जो 52% से ज़्यादा, 52% से ज़्यादा वोट हासिल किए, सदर मुंतखब हो गए। होने के बाद उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म लगा दिया, वज़ीर आज़म बना दिया, लगा दिया, जो मर्ज़ी समझ लें। अच्छा, हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे टैक्सों में बहुत बड़ी कमी की, जिस पर रेटिंग एजेंसीज़ ने ख़तरे की घंटी बजाना शुरू कर दी। अब हाल ही में उस मुल्क के जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने एतराफ़ किया कि टैक्सों में जो कटौती है उसकी वजह से मुल्की ख़जाने में 1.4 अरब डॉलर्स की कमी वाक़ई हुई है। 1.4 अरब डॉलर की। अच्छा, रेटिंग एजेंसीज़ ने मुल्क को दिवालिये के करीब होने की जो रेटिंग दी, तो फिर सरमायाकार क्या हुआ? फ़रार हो गए, फ़रार होने लगे। अच्छा जी, सदर ने इसके बाद एक और बड़ी फाश गलती की। वो क्या जी? कि 2021 में उन्होंने मुल्क में केमिकल खादों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। और क्या कहा जी, क्या फरमाया? उन्होंने ये फरमाया, ज़रा भी सुन लें, कि ये जो खादें हैं ये शहरियों की सेहत ख़राब करती हैं। लेकिन असल वजह क्या थी वो भी ज़रा सुने। असल वजह ये थी कि उन पर पाबंदी का मकसद डॉलर्स बचाना था, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे थे। अच्छा, फैसले का कोई ना कोई नतीजा होता है। इस फैसले का नतीजा क्या निकला वो भी सुन लें। इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि जिस ज़रात का जो शोबा है
बुरी तरह से मुतासिर हो गया। सफ़ेद चावल मुल्क की बड़ी फसल थी, केमिकल खादों पर पाबंदी के बाद इसकी फसल में 50% कमी आई, हुकूमत को चावल इंपोर्ट करने पड़े। रबड़ और चाय की पैदावार में कमी हो गई जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स के अहम जुज़ थे। अच्छा, अब इसी साल जुलाई के महीने में जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब इसका मकसद क्या था? वो भी सीधा सीधा डॉलर्स को बचाना था। अब इसका भी कोई नतीजा निकलना था। नतीजा जी क्या निकला वो भी सुन लें। जो दरामदशुदा अशिया हैं उनका कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। मुल्क में अफरात ज़र तेज़ी से बढ़ा। बहुत सी सनतों के लिए ज़रूरी मशीनरी खाम माल लेना दुश्वार हो गया और ज़र मुबादला में जो बचत है उसकी मिकदार बहुत ही मामूली सी रह गई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि मैं श्रीलंका की बात कर रही हूँ। श्रीलंका जहाँ गोटाबाया राजापक्षे सदर हैं, उन्होंने अपने भाई महिंदा राजापक्षे को वज़ीर आज़म बनाया, जो अब अवामी कह लें कि गैज़ो गज़ब से बचने के लिए हेलीकॉप्टर पे बैठ के फरार होकर फौज के पास पनाह लिए हुए हैं। ये देख लीजिए हालत है, फिर फरार होना पड़ता है, छुपना पड़ता है मुँह छुपा के, और पनाह लेनी पड़ती है। वुज़रा अवाम से छुपते फिर रहे हैं, कैसे फेस करेंगे? कर ही नहीं सकते। करतूतें जो ऐसी थी, अब खानदान के अफराद पनाह तलाश कर रहे हैं, जबकि मुल्क में पेट्रोल, अद्वियात, खाने पीने की अशिया, यूँ समझ लें कि हर चीज़ की किल्लत पैदा हो गई। और छोटी मोटी किल्लत नहीं, बहुत ज़्यादा किल्लत। अब 2019 में ईस्टर जब आई, ईस्टर के मौके पर ईसाइयों के जो चर्चेज़ हैं, चर्चों पर हमलों की वजह से जो श्रीलंका में सयाहों की आमद है वो भी बड़ी मुतासर हुई। लोगों ने आना बंद कर दिया, आमद में बड़ी कमी आई। अब इस दौरान आपको पता है कोरोना वायरस मुल्क में फैलने लगा और जो मुल्क की सरहदें हैं वो भी बंद कर दी गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, सियाहत से होने वाली जो भारी आमदनी थी वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, श्रीलंका के GDP का 13%, जो 13% था GDP का, वो सियाहत से आता था। अब जब सियाही नहीं आएंगे तो फिर 13% भी कम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का एक बहुत अहम ज़रिया भी समझ लें। अच्छा जी, 2020 में श्रीलंका में सिर्फ 1,73,000 सियाह आए और 2018 में ये तादाद 23 लाख थी। 2020 में श्रीलंका का टूरिज़म से हासिल होने वाला रेवेन्यू $2.8 अरब तक गिर गया। अच्छा, 2019 में ये जो रकम थी ना, ये $7.5 अरब थी। ज़रा डिफरेंस देखिए कितना फ़र्क आया। अच्छा, एक्सपोर्ट्स में तेज़ी से होने वाली जो कमी है उसको रोकने के लिए करेंसी की कदर में कमी करना ज़रूरी था, लेकिन राजापक्षा ख़ानदान ने इस अहम काम को रोके रखा। क्यों? ताकि इनको सियासी फ़ायदा हासिल हो जाए। अपने सियासी फ़वाइद के लिए इन्होंने इस चीज़ को रोके रखा, अहम काम को। अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट में इजाफा करना मुमकिन नहीं रहा, कह लें कि नामुमकिन हो गया। अच्छा, साथ साथ बैरून मुल्क श्रीलंकन शहरियों ने जो कीमती ज़र मुबादला है मुल्क में भेजना कम कर दिया, और इस तरह ज़र मुबादला के जो 2 बड़े चश्मे हैं खुश्क होने लगे। और श्रीलंका में जब पानी सर से गुजर गया तो मार्च 2022 में सदर ने मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। मगर एक तो इस काम में बहुत देर हो गई थी, दूसरा ये काम इतनी तेज़ी में कह लें, इतनी उजलत में कह लें कि किया गया कि $1 के मुकाबले में श्रीलंकन करेंसी की जो कदर है वो कम होकर आपको पता है कितने रह गई? 360 रुपये रह गई। और इसका नुकसान क्या हुआ? शहरियों की जो कुव्वत ख़रीद है इंतहाई कम हो गई। महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30.2% तक पहुँच गई। खाने पीने की जो अशियाएँ 46.6% महंगी हो गई। मुर्गी का गोश्त 53% महंगा हो गया। और महंगाई की जो बढ़ती शरह है, कर्ज़ों में इजाफा नहीं बल्कि अगर मैं बेतहाशा इजाफा बोलूँ तो गलत नहीं होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेज़ी से कमी, मुकामी करेंसी की कदर में कमी, ये चारों अनासिर जब इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ? जो होता है दिवालिया। श्रीलंका के दिवालिया होने में कोई शक बाकी नहीं रहा। अच्छा, अब हाल ही में श्रीलंकन हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि जी उनके पास सिर्फ $45 लाख के ज़खायर बाकी रह गए हैं, और इसी माली साल में इसे बैरूनी कर्ज़ों की किस्त अदा करने के लिए $7 अरब की ज़रूरत है, और कर्ज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत को आने वाले हर साल में इतने ही डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब श्रीलंकन हुकूमत मुआशी मसाइल से निपटने के लिए जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्ज़ लेने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश, भारत और चीन ने थोड़ी बहुत मदद की। बांग्लादेश, भारत और चीन ने। अब IMF से बातचीत चल रही है, और IMF ने अपनी जो एक रिवायती शराइत हैं वो आयद कर दी हैं कि जी शरह सूद बढ़ाई जाए, टैक्सों में इजाफा किया जाए। अब यहाँ ये बात आप याद रखिए कि श्रीलंका कर्ज़ों की एक साथ अदा ना करने की वजह से दिवालिया करार दिया जा चुका है। श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स से इंपोर्ट्स कहीं ज़्यादा थी। श्रीलंका जितना कमाता था उससे ज़्यादा खर्च कर देता था, और इनमें से एक तिजारती खसारा था, दूसरा बजट खसारा कहलाता है। और इन दोनों खसारों ने मिलकर कह लें कि मुल्की मईशत का जो जहाज़ है वो ऐसे पानियों में डुबो दिया जहाँ दूर दूर तक इसे रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं था।
शहरी मुसाफिरों की तरह ये जो है वो चला रहे थे, मगर जहाज़ का जो कप्तान है आप समझ लें कि वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के ना फ़रार हो गया। अब कप्तान ही फ़रार हो जाए तो क्या बने। अब यहाँ पाकिस्तान की जो सूरत है उस पर नज़र डालें। आपने जब कहानी सुनी तो आप तमाम लोग मेरे ख्याल से आपके जहन में पाकिस्तान की सूरत हाल कहीं ना कहीं आ रही होगी, बहुत मुमासलत नज़र आती है। किस तरह? क्योंकि यहाँ भी ख़ानदानी सियासत, ख़ास तौर पे जो ख़ानदानी सियासत का जिक्र था इस कहानी में, यहाँ भी ख़ानदानी सियासत उरूज पर है। मेरिट की बजाय, ज़रा ये लफ्ज़ ज़रा सुनिएगा गौर से जो मैं अदा करने जा रही हूँ, मेरिट की बजाय हादसा जो है ना वो हुक्मरानी, आप समझ लें कि कुंजी बन चुका था हुक्मरानी की, कि जो लोग हादसा पैदाइश के, मतलब आप एक बंदा जो कि वज़ीर आज़म के घर पैदा हो गया तो ज़ाहिरी बात है उसने भी आगे जो मरूसी सियासत है उसको चलाना है। बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, एक भाई अपनी सज़ाएं माफ़ कराने निकला हुआ है, और दूसरी अगर आगे की मैं बात करूँ, बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, एक भाई अपनी सज़ाएं माफ़ कराने और एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने की तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है। भतीजी जगह जगह जलसे करती फिर रही है ताकि सियासत में अपनी जगह बना सके। वज़ारत ख़जाना पर समदी नज़रें जमाए बैठा हुआ है, और जो दीगर करीबी रिश्तेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें ये वज़ारत मिल जाए। हाथ पैर मारते फिर वज़ारतों के लिए, हाथ पैर। मुआशी मैदान में देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान भी श्रीलंका के रस्ते पर बाकायदा तौर पर चल पड़ा है, चल निकला है। पाकिस्तान में भी मुर्गी का गोश्त देख लें, दस्तरस से बाहर है लोगों की, डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा कि अगर इस मुल्क में कोई चीज़ तरक्की कर रही ना तो वो इस चीज़ का नाम है डॉलर। डॉलर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, और वो भी तेज़ी से। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहना पड़ता, नवाज शरीफ के बेटों की तरह। अब जो डॉलर की कीमत है 200 रुपये से ऊपर जा चुकी है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। IMF अपनी रिवायती शराइत पर असरार कर रहा है और महंगाई उरूज पर है। अफराते ज़र 15% तक पहुँच चुका है। आटा मज़ीद महंगा होता चला जा रहा है। घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी श्रीलंका की इस अलमान से सबसे बड़ा सबक पता क्या मिलता है? कोई सीख ले, अल्लाह करे सीख ले, सीखने वाले सबक, कि जिस मुल्क में सियासी जमातें ख़ानदानों की जो है ना मिल्कियत बन जाएँ, मुल्क के आइनी इदारे ख़ानदान में तकसीम कर दिए जाएं, और मुल्क की जो ख़जाना है वो रियासत की बजाय एक ही ख़ानदान के या एक ही फैमिली के हाथ में आ जाए, तो उस मुल्क को माशी बदहाली से, इखलाकी ज़वाल से क्या कोई रोक सकता है? दिल पे हाथ रखिए, बताइए। कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन इमरान खान ने इसी करप्शन, इसी मनमानी और इसी जोर ज़बरदस्ती को रोकने की गर्ज से सियासत में कदम उठाया था। इतनी लंबी जिद्दोजहद किस बंदे ने, इसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान में एक हुक्मरान खानदान की नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए इमरान खान दीवार बन के खड़े हो गए, जो इस खानदान को किसी सूरत कबूल नहीं था और होना भी नहीं था। इसीलिए इमरान खान को हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश, मनसूबाबंदी के तहत साजिश की गई और यूं इमरान खान को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। अब इमरान खान अवाम की अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसमें वो कामयाब और वाज़ेह तौर पर फातेह होते हुए नजर। इमरान खान ने कह लें कि बिलाखिर जो मार्च की कॉल इसका सबको इंतजार था वो दे दी है। 25 मई को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजाएगी, और इमरान खान ने पहले से भी ज़्यादा खुलकर खेलने का कह लें कि ऐलान कर दिया। सुन लीजिएगा खान साहब की ज़बान। सुना आपने इमरान खान को। अच्छा, आज इमरान खान ने बगैर प्रोटोकॉल के पेशावर सदर बाज़ार का दौरा किया। इमरान खान जब वहाँ गए, अवाम में बड़ा घुल मिल गए। इमरान खान को देखकर बाज़ार में लोगों का रश लग गया। लोगों ने खान साहब के साथ सेल्फियाँ बनवाईं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। अच्छा, अब इमरान खान ने आज CNN को एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत को अमरीका ने रिजीम चेंज के ज़रिए हटाया, और उन्होंने ये भी बताया कि जी ट्रंप के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जो बाइडन के आते और अफगानिस्तान में बदलती जो सूरत हाल है उसके बाद जो बाइडन इंतजामिया है उनका उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है। और इमरान खान ने अमेरिका की दोगली पॉलिसी को बेनकाब करते हुए कहा है कि जब भारत रूस से तेल लेता है तो फिर तब उसको कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, अब इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे कह लें कि इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन मार्च की कॉल है वो दे दी है। अब दूसरी जानिब आगे चलते हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी अपनी जो मनसूबाबंदी है मुकम्मल कर ली है। पुलिस ने मार्च की राह रोकने के लिए, अब सुनते जाइएगा ज़रा क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं, मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। डी चौक को सील कर दिया गया है, कंटेनर्स लगाकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। मुत्तहिदा हुकूमत और इत्तेहादियों में यह तय पा गया है कि PTI श्रीनगर हाईवे पर अगर पुरअमन एहतजाज करेगी तो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन श्रीनगर हाईवे से आगे आने की सूरत में कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। अब ये कानूनी रास्ता किस हद तक अपनाया जाएगा आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ सूरत हाल मैं वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहूँगी ख़तरनाक हो सकती है। खुदा ना ख्वास्ता कोई सानेहा मॉडल टाउन अगर आपको याद हो, खुदा ना ख्वास्ता एक हुकूमत किसी जमात के जमहूरी हक को, वैसे आप सोचते होंगे कि कैसे छीन सकती है।
अब कहां गए मौलाना साहब? याद आ गए मुझे मौलाना साहब, कहां हैं आप? कहां गए मौलाना साहब जैसे लोग जो जमहूरियत के चैंपियन बना करते थे, बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे? अब कोई पता ही नहीं है कि हुकूमत श्रीनगर हाईवे से पहुंचने से पहले ही इमरान खान के काफिले को रोकने के लिए बाकायदा जबरी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो इंतशार तो होगा, कोई रोक ही नहीं सकेगा। और जिम्मेदारी किस पर होगी? हुकूमत पर होगी, क्योंकि हुकूमत जाबिराना इकदाम पर उतर आई है और सच की शमा जलाने वाले सहाफियों के खिलाफ भी आपको पता है कि मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने मार्च की कॉल दी तो फिर जो हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी थे उनके गिर्द मजीद घेरा सख्त होने लग गया। किस किस का नाम लूँ, कहाँ से शुरू करो, कहाँ ख़त्म करो? समी इब्राहीम साहब, अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सच का अलम बुलंद करने वाले इन सहाफ़ियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट की है, ज़रा सुनिएगा, अगर टीम है तो ज़रा चला भी दीजिएगा। ट्वीट करते हुए इमरान खान साहब लिखते हैं कि तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के ज़रिए इक़्तिदार में लाई गई इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से झूठे पर्चों के ज़रिए सहाफ़ियों अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहीम, इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने की शदीद तरीन मज़म्मत करता हूँ। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समात हुक्म दिया है कि अदालत की इजाज़त के बगैर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहीम और अरशद शरीफ को गिरफ़्तार नहीं किया जाए। और साकिब बशीर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने अदालत से ये कहा है कि अरशद शरीफ, समी इब्राहीम और इमरान रियाज को संजीदा नौयत के ख़तरात हैं और अदालत मुल्क भर में दर्ज किए मुकदमात इस्लामाबाद मुंतकिल करे। अब नाज़रीन, साफ ज़ाहिर हो रहा है आमिराना और कह लें कि हिटलर नुमा पॉलिसीज़ पर गामजन है, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि हम हुकूमत की धमकियों से नहीं डरेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। चलाइएगा फवाद चौधरी का क्लिप। सुना आपने फवाद चौधरी को। अब तहरीक इंसाफ ने साफ साफ बता दिया है कि वो अपने एहतजाज के आइनी और जमहूरी हक से किसी तरह पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल हज़म नहीं हो रही है, उन्हें हुकूमत का एहतजाज खटक रहा है। अच्छा, ये तो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए थे ना मौलाना साहब, लेकिन अब मौलाना के जमहूरी होने का सारा पोल ही खुलकर रह गया। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब को, फिर मैं जवाब देती हूँ। सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना साहब की वो सूरत हाल है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मौलाना साहब इमरान खान के मार्च पर तंज कर रहे हैं। देखिए तंज कौन कर रहे हैं? मौलाना साहब। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहूँगी मौलाना फजलुर रहमान साहब, और मौलाना साहब बड़े गौर से देखते हैं हमारा प्रोग्राम, सुनते हैं बहुत गौर से। मौलाना साहब अमी नहीं है जिनको हर बार आपके इत्तेहादियों ने डंग मारे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने इक़्तिदार के हसूल के लिए हर बार, नाज़रीन आपको पता होगा, अपने इत्तेहादियों पर अंधा एतबार किया। हालांकि मोमिन को तो एक सुराख से बार बार डसा नहीं जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से मौलाना साहब का ही हौसला है कि वो बार बार एक ही सुराख पर खुद को डसाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरह से मिनिस्टर इनक्लेव तक पहुँचना है। और मौलाना साहब वो शख्स हैं जो मार्च करने गए लेकिन उनका मार्च बुरे तरीके से नाकाम हो गया। अब ऐसे में मौलाना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि मौलाना के जलसे का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मौलाना की जमात वो जमात है वाहिद जो नाकाम पे नाकाम जलसों का रिकॉर्ड कायम करते, वाकई मौलाना साहब कोई नहीं तोड़ सकता। अब हुकूमत अपनी जिद पर अड़ गई है, लेकिन अब ये अवाम तय करेगी कि इलेक्शन कब होना है, क्योंकि अब अवाम का समंदर इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलने वाला है और उनसे एक ही जुमला कहने वाला है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान राब्ता तेज़ होने लगा है। क्या इत्तेहादी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से असम्बलियाँ तोड़ने का कह सकते हैं? क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है? और आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों बाज़िद हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ कवल शोज़र साहिबा। बहुत शुक्रिया कवल वक्त देने के लिए। कवल, हुकूमत तो अभी से घबरा गई है और इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उनको सील भी किया जा रहा है। अच्छा, जो कल तक कहते थे कि मार्च करना हमारा जमहूरी हक है, आज उनका मौक़िफ़ है कि जी आप लोग इंतशार फैला रहे हैं या फैलाने आ रहे हैं, यानी हुकूमती बेंचों पर बैठते ही सोच में इतनी तब्दीली आ जाती है। कवल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फिज़ा। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, ना सेंटर में कोई हुकूमत है फेडरल में, ना पंजाब में इस वक्त कोई हुकूमत है। इस वक्त चंद कठपुतलियाँ जो हैं वो मुसल्लत की गई हैं इम्पोर्टेड, जो डायरेक्ट डिक्टेशंस लेती हैं और जो उनको सही लगता है जो बदले की आग में और इंतशार फैलाने और मुल्क में अनारकी पैदा करने के लिए जो उनको सही लग रहा है मुल्क में वो कर रही हैं।
दूसरी बात ये है कि आपने सही बात की, क्योंकि मुल्क में इस वक्त कोई जमहूरियत भी नहीं है। तो जिस वक्त मुल्क में जमहूरियत थी और हमारी हुकूमत थी, तो आपने देखा 2 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना लेकर पहुंच गए और उन्होंने आके यहाँ पर इंतशार फैलाने की भी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन उनको हमने बहुत भरपूर तरीके से यहाँ फैसिलिटेट किया। दूसरी बार वो PDM की जो 13-14 जमातें इकट्ठी होके और गुजरावाला और मुख्तलिफ जगहों पे किस किस किस्म की तकरीरें करती रहीं, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, DGI-SI के ख़िलाफ़ तकरीरें करते, लेकिन जब वो भी यहाँ लॉन्ग मार्च लेकर पहुँचे तो उनको रास्ते नहीं रोके गए। पीपल्स पार्टी से जो उनका चेयरमैन है बिलावल, 27 फरवरी को उसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था अपने सिंध से, और फिर 8 मार्च को वो लेकर मार्च को यहाँ पहुँचा। डी चौक में उन्होंने रात को जलसा किया, उसको हुकूमत ने फुली फैसिलिटेट किया, कहीं उनको रोका नहीं गया, कहीं उनको कुछ कहा नहीं गया। लेकिन अब जब खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कल लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट की है 25 मई की, तो आप देख रहे हैं कि आज जो पंजाब का कातिल मॉडल टाउन वाला और अभी का इंटीरियर मिनिस्टर जिसको बनाया इसलिए गया है, राना सनाउल्लाह, डायरेक्ट धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मैं इनकी तबीयतें दुरुस्त कर दूंगा, मैं इनको फितनों को आने नहीं दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। और आपने जो बात की है, इस वक्त पकड़ धकड़ शुरू हुई भी है लिया में और मुख्तलिफ हमारे साउथ पंजाब के इलाकों में। हमारे वर्कर्स को घरों से जाके क्रैक डाउन करके उठाया जा रहा है, गुजरात हो जाए या दूसरे इलाके पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। इन्होंने 700-750 के करीब लिस्टें बनाई हुई हैं, हमारे वर्कर्स को पकड़ धकड़ रही हैं। तो खौफजदा वही होते हैं जो चोर होते हैं, और चोर दरवाजे से जो आधी रात को शब खून मारने के बाद मुसल्लत किए जाते हैं वो घबराते हैं, जिनके पीछे आवाम खड़ी। अच्छा कबल, आपने अभी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र किया, आपने उनका जिक्र किया, उन्हीं ने कहा कि इमरान खान ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। तो शहबाज हुकूमत बाकायदा तासुर दे रही है, और क्यों दे रही है कि आपके लॉन्ग मार्च से जमहूरियत को खतरा हो सकता है, और खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई भी दिखाई देती है आपको, जैसे कि सानेहा मॉडल टाउन आपको याद होगा, राना सनाउल्लाह साहब आप कह रहे हैं धमकियां भी दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं, तो इंतशार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको ये सूरत हाल। 3 बातें हैं, एक तो जमहूरियत को नहीं, जमहूरों को ज़रूर मसला हो सकता है, जो बच्चे जमहूरे इस मुल्क पे मुसल्लत हैं। दूसरी बात, इस कातिले आला को ऊपर बिठाने की वजह यही थी, शहबाज शरीफ ऑर्डर देने वाला था और ये एग्जीक्यूशन करने वाला था। उस वक्त भी इन्होंने प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह पे गोलियां बरसाई थी और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। ये इसके इन्हीं दोनों लोगों के ये शामिल हैं, तो इनसे तो किसी चीज़ की बैद नहीं। तीसरी बात, जो साजिश और मुदाखलत का हिस्सा है, वो उसमें नंबर 1 फेज़ ये था कि मुल्क को माशी तौर पे बदहाली की जाए और मईशत के अंधेरे गढ़ों में गिरा दिया जाए, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। इनके दौरे जो ये बदतरीन इम्पोर्टेड दौर है जिसमें ये मुसल्लत हुए हैं, 18 रुपए से नीचे डॉलर ऊपर जा चुका है और रुपया बदस्तूर गिर रहा है, और आपकी स्टॉक मार्केट इस वक्त कोलैप्स कर रही है। बिजनेसमैन का बुरा हाल है, आप देख लें, महंगाई करते ये आए थे और महंगाई की इन्होंने हदें खोल दी हैं। तो मुल्क का जो माशी मेल्ट डाउन है वो एवरी सेकेंड इट इज़ मल्टीप्लाइंग। दूसरा इनका प्लान ये है कि मुल्क में अनारकी फैलाई जाए, तशद्दुद, वायलेंस और लोगों को अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट की तरह ले जाके कंप्लीट तबाही की जाए, क्योंकि इसी एजेंडे पे आए, मुल्क को तबाह करने आए। आज मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, हमें इतला ये मिली है कि इन्हीं के ये जो गुल्लू भट्टों की और जो तशद्दुद की सियासत करने वाले, कोई जमहूरियत के बगैर विरासती सियासत करने वाले जो लोग हैं, इसी में राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं। साहब कहना तो वैसे साहब लोगों की बेइज्जती होगी इस शख्स को। इनका प्लान ये है कि हमारे पुरअमन मार्च के अंदर ये अपने गुंडों को, मुसल्लह गुंडों को दाखिल करा के सिक्योरिटी फोर्सेस या अगर फौज को बुलाया जाता है तो उन पर फायरिंग कराएं और बाद में इन रिटेलिएशन PTI पे फायरिंग हो। और इस वक्त मुल्क में खुदा न खास्ता एक अनारकी फैले, तो इनको भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ख़ास तौर पे अपनी फ़ौज को मुतला कर रहे हैं कि प्लीज़ इनको रोकें। ये एक हमने आज तक जितने भी हुए हैं प्रोटेस्ट होते रहे हैं, आवाम निकलती रही है, एक गमला नहीं टूटा, कोई ना भी मौजूद हो, आप देख लें, आवाम निकलती है, प्रोटेस्ट करती है और वापस जाती है। तो ये हमारा हक है और हमें अपना हक लेना आता है, लेकिन तशद्दुद की सियासत आप करते हैं क्योंकि आप इस मुल्क को सिर्फ तबाह करने के फॉर्मूले। कमल, वक्त की कमी है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। एहसन इकबाल साहब कुछ फरमा रहे हैं, टीम आपके पास क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। कमल आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। क्लिप चलाइएगा एहसन इकबाल साहब का।
जी, आपने एहसन इकबाल साहब को सुना। कवल, आपने भी सुना जो मुत्तहिदा हुकूमत है कह रही जी पूरे इत्तेहादियों से पूछ कर नए इलेक्शन का ऐलान करेगी। खबर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन हो, फौरी इंतखाबात हों, क्या कहेंगी? तेल की कीमतें बढ़ानी हो तो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठेगी और GHQ से जो है वो बजट, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये लीडरशिप तो बहरहाल है नहीं, इस वक्त तो गुलामों का टोला मुसल्लत है। तेल की कीमत बढ़ानी हो तो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठ के तेल की कीमतें बढ़ाने की बात होगी। बजट GHQ में बनाया जाएगा और वहां से आएगा तो हम खड़े हो सकते हैं। तो ये फैसले करेंगे, मुझे बताएं। और जरदारी साहब क्या किससे डील करके बैठे हुए हैं? ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, अवाम इसका फैसला करेगी कि उनको कौन सी हुकूमत चाहिए। ये चोर दरवाजे से आने वाली अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब भी दबे अल्फाज में कवल एस्टैब्लिशमेंट पर बाकायदा इल्जाम लगा रहे हैं कि जल्द इंतखाबात के लिए जो दबाव है ना वो डाला जा रहा है। मौलाना साहब के तो जितने ख्वाब अरमान थे वो ख़त्म हो गए हैं। ज़ुबान उनकी बेहुदा है, उनके लोगों की बेहुदा है। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करूँगी, उनका बंदा है राशिद सोमरो, ये अपने आप को दीनी उलमा कहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए और डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि किस तरीके की जमहूरियत और किस किस्म का मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अगर इनमें इतना हौसला, अवाम इनके पीछे खड़ी है तो आ जाए इलेक्शनों में। और आपको याद होगा जरदारी साहब का जो बेटा जो उनकी पार्टी का चेयरमैन है जिसका नाम बिलावल है, उसने जो 27 फरवरी से लेके 8 मार्च को जो मार्च की थी वो इलेक्शनों के लिए की थी। वो कहता था फ्रेश इलेक्शन कराओ। अब क्या हो गया है? अब क्यों डर गए हैं? क्या भूल अच्छा कमल, मेरे पास आखिरी 30 to 40 सेकंड जल्दी से बता दीजिएगा। अगर आप लोगों के मुतालिबात नहीं माने जाते हैं, आप लोगों का लॉन्ग मार्च जो धरने में तब्दील हो सकता है, लॉन्ग मार्च जो धरने में तब्दील हो सकता है कमल? हमारा एक ही मुतालबा है और वो है फ्रेश इलेक्शन। अवाम, मुल्क में पावर का जो सरचश्मा है, ताकत का, वो अवाम है। ये गैर जमहूरी हुकूमत है, इसको मुसल्लत किया गया है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा हम बैठे रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका मुतालिबा नहीं माना आप लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, यानी लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो सकता है। कमल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदामात हैं वो नहीं किए जा रहे हैं? सिर्फ बातें की जा रही हैं, इकदामात ना होने के बराबर है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुरेश साहब, जो मौजूदा हुकूमत है उससे मईशत की सूरत हाल है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। डॉलर की कीमत की अगर बात करें तो आसमानों पे जा रही है, तो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप हालात को? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को वो ज़्यादा बिगाड़ रहा है। और मुआशी अदम इस्तेहकाम को एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो है वो अपने सर पे उस इल्ज़ाम को नहीं लेना चाह रही। इस वक्त की जो सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कि एक चीज़ तो तय है कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप अगले साल को देखें, अगले साल में तकरीबन $46 बिलियन जो हैं आपको मई जून में चाहिए और प्लस अगले साल में, अगले माली साल में IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं तो शायद हमें $51 बिलियन तक अरेंज हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर नहीं जाते तो फिर जो है वो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो भी बुरी तरह से हिट होंगे। पाकिस्तान की करेंसी मजीद नीचे जाने का खतरा, खुदा न खास्ता फौरी तौर पे तो नहीं लेकिन ग्रेजुअली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अब मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि अगर वो तल्ख फैसले लेती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है 35 से 40 रुपए पर लीटर, डीजल की कीमत बढ़ाती है, उस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगाती है और अगला बजट जो है वो भी IMF की कंसल्टेशन के साथ बनाती है, तो फिर वो चाह ये रही है, लगता है ऐसा है कि वो चाहती है कि फिर PTI की तरफ से उसको कम से कम मुज़ाहमत जो है वो मिले। लेकिन अपोजिशन जो है, कोई भी जमात जब अपोजिशन में होगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कोई भी इकदाम हो तो जाहिर है कि अपोजिशन का काम ये होगा कि वो उसको हाईलाइट करे और उस पर पॉलिटिक्स करे। तो ये एक सिचुएशन बनी हुई है और लग ये रहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो हथियार फेंक देती है तो फिर केयर टेकर सेटअप आएगा जिसके साथ IMF बात करने को राजी नहीं होगी। IMF और ना ही केयर टेकर जो है वो अगला बजट
दे पाएगी। तो इस वक्त काफ़ी कैच 22 सिचुएशन है पाकिस्तान की। 25 तारीख को इमरान खान साहब का धरना भी है, और मुझे लग ये रहा है कि शायद IMF के मुज़ाकरात 25 से लेट हो जाएंगे, वो 2-3 दिन मज़ीद आगे चले जाएंगे। वो कोई भी फैसला 25 को नहीं सुनाएंगे। एक वजह तो ये है कि वो अगला माली साल का बजट जो है उसको क्लास बाय क्लास वो देखना चाह रहे हैं, और दूसरी वजह ये है कि IMF भी चाहेगी ये देखना कि उस लॉन्ग मार्च का और उस धरने का असर हुकूमत पे क्या होता है और सियासत पे क्या होता है। तो इस वक्त एक गंभीर सिचुएशन है सियासी मैदान में भी और मुआशी मैदान में भी। अच्छा सुलेरी साहब, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जी जब ये लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, ये जब बाहर निकलेंगे तो हालात भी खुदा ना खासा ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो वो सूरत हाल तो ज़ाहिरी बात है, जब धरने होते हैं, जब लोग लॉन्ग मार्च के लिए बाहर निकले होते हैं, एक बड़ी पार्टी है ये PTI इस टाइम पे, और आप देख रहे हैं किस तरह स्ट्रीट पावर इनके साथ है, अवाम इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो मईशत जो है उसके हालात बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएंगे, सूरत खराब होती नजर आएगी। देखिए सियासी अदम इस्तेहकाम भी जब होगा तो सुलेरी साहब अग्री करेंगे तो मईशत पे उसका बराह रास्त एक असर होगा जो कि अच्छा नहीं होगा। देखिए ये चीज़ इन तीनों बड़ी पार्टियों को जाननी चाहिए कि अगले इलेक्शन के बाद इन तीनों में से किसी को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा, खा वो PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो। और हमने देखा है पाकिस्तान में कि जब एक दफ़ा डॉलर की कीमत जो है वो चढ़ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको ये वापस लेके आना। अगर तो PMLN गवर्नमेंट आते ही मिफ्ता साहब को फ्री हैंड देती और मिफ्ता साहब उसी वक्त IMF के साथ चले जाते उन मुज़ाकरात पे, कीमतें जो हैं एनर्जी की जो बढ़ानी थी वो बढ़ा देते, तो शायद डॉलर भी 185 रुपये पे होता और हुकूमत भी उस तरीके से ब्लैकमेल ना हो रही होती अपोजिशन के हाथों। लेकिन अब चूंकि देर हो चुकी है, ऑलरेडी 7 हफ्ते जो हैं वो उसमें गुजर चुके हैं, तो अब अगर सूरत हाल जो है वो IMF के मैदान फ्रंट पे नहीं संभाली जाती या वो PTI के लॉन्ग मार्च के बाद ख़राब होती है तो सबके लिए ख़राब हो रही होगी। और ये चीज़ हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि केयर टेकर सेटअप आएगा, अगले इलेक्शंस आएंगे, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको इकॉनमी वहीं से लेके चलना होगी जिस हद तक वो ख़राब हो चुकी होगी। तो ये तीनों के इस वक्त सियासी मुफाद में है कि उनको एक मुस्तहकम मईशत मिले, ना कि एक ऐसी मईशत मिले जिसको कि फिर संभाला देना जो है वो नामुमकिन हो जाए। अच्छा सुलेरी साहब कुछ तजिया कर ये भी कह रहे हैं कि जी अगर शहबाज हुकूमत ने फौरी तौर पे मईशत के हवाले से इकदाम नहीं किए तो खुदा ना खास्ता जो हालात है श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पे ऐसे होंगे। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ी इकॉनमी है। श्रीलंका जो थी वो $80 बिलियन की इकॉनमी है। पाकिस्तान इस दफ़ा आपने जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर देखें, माशाल्लाह हम $400 बिलियन के लगभग पहुंच रही है जो इकॉनमी। तो जो इकॉनमी का साइज है वो काफ़ी बड़ा है। फिर श्रीलंका का जो वाह सोर्स ऑफ जो था फॉरेन एक्सचेंज एक जो बड़ा वो टूरिज्म था जो कि कोविड की वजह से बुरी तरीके से हिट हुआ। पाकिस्तान में माशाल्लाह रेमिटेंसेस भी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं। श्रीलंका की अपनी एग्रीकल्चर उस तरह से नहीं है, वो नेट फूड इंपोर्टिंग कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की अपनी फूड एक्सपोर्ट भी होती है, तो उस तरीके से तो नहीं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे जैसे कि इस वक्त बिगड़ रहे हैं तो एक स्ट्रांग ग्रोथ होने के बावजूद, और हम देख रहे हैं कि इस साल की जो ग्रोथ है वो 6% को टच कर रही है, तो स्ट्रांग ग्रोथ होने के बावजूद हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। वो एक लम्हा फिक्रिया होगा यहाँ पे के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो फौरी तौर पे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता हालात उस तरफ जा सकते हैं अगर हमने इक़दाम जो हैं वो ना लिए और उन पर स्ट्रिक्ट ना किया हुकूमत ने। ठीक है। अच्छा सुलेरी साहब एक पॉइंट जहन में आता है कि जी इमरान खान साहब पे तनकीद करने वाले और ये मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जाने के जो दावेदार तजर्बाकार, बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ इन लोगों को हुकूमत करने का। चलें इमरान खान साहब को तो पहला तजर्बा था हुकूमत का, तो ये जो तजर्बाकार किस्म के लोग थे, नई हुकूमत, अब ये सारा मलबा इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर डाल रही कि जी सारी जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पर जाती हैं, तो क्या इन्हें पहले से नहीं पता था कि सिचुएशन क्या है? हुकूमत में आने से पहले इन्होंने नहीं सोचा, कोई तैयारी नहीं की? अच्छा मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए जब PTM इत्तेहाद बना था कि जी आप इमरान खान साहब को महंगाई की वजह से और ये जिनसे पॉलिसीज कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रहे मामलात मईशत के, खासतौर पे आप इनकी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों के पास सोल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा? और पता था कि कोई हल नहीं होगा, ये पुराना मलबा सारा उठा के इमरान खान साहब पे डाल देंगे, तो वही सब कुछ हो रहा है। देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि लोगों को ये चीज़ समझ आती जा रही है कि असल जो इशू बन रहा है वो ये है कि
PMLN के अंदर भी एक से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और वो ग्रुप्स मुआशी पॉलिसीज़ पे भी उनकी अपनी अपनी अप्रोच है। अगर आपको याद हो कि सही। मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो वाशिंगटन का दौरा किया था हल्फ लेते ही, उससे जाने से पहले वो बड़ा क्लियर थे कि एनर्जी सब्सिडीज़ वो रोल बैक कर देंगे। उनमें काफ़ी क्लैरिटी थी कि उनकी हुकूमत क्या क्या इक़दाम लेना चाह रही थी, लेकिन वापस आके उनको एक सियासी मुखालफत का सामना अपनी पार्टी के अंदर से ही हुआ। और अब भी यही हो रहा है कि उनको ठीक जो है। सियासी मुखालफत है, हलीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि टफ डिसीजन में वो साथ देंगे हुकूमत का, लेकिन गालिबन जो PMLN के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो इस ठीक है वक्त जी। हार्म कर रही है हुकूमत के एक्शंस को। अगर तो हुकूमत जो है वो आते ही इक़दाम करती और उसके बावजूद जो चीज़ें हैं वो ना संभाली जाती, तो फिर तो पिछली हुकूमत पर तनकीद बिल्कुल मुनासिब थी। सही। तो अब तो 2 महीने हो गए, यानी अगर आज हम ये तनकीद करते हैं जी। कि इमरान खान की हुकूमत एक लैंड माइन बिछा गई थी एनर्जी सब्सिडीज दे के, तो ठीक है आप उस लैंड माइन को फौरी तौर पे हटा देते तो जाहिर है कि आज वो ठीक है हालात जी। शायद उस तरह से ना होते। जी बहुत शुक्रिया सुलरी साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल, क्योंकि लॉन्ग मार्च के लिए अब तैयारी पकड़ ली है। तारीख का ऐलान भी कर दिया गया PTI की जानिब से, और PTI का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद निकलेगी, सड़कों पर उनका साथ देगी। और देखते हैं कि जी अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।